दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका स्वागत है प्राइम टाइम में और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बिहार की राजनीति के भविष्य को तय करेगा नव संकल्प महासभा, एलजेपी सांसद अरुण भारती का बयान। तमिलनाडु की जनता AIADM के बीजेपी गठबंधन को नकार देगी, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम का बयान। भारत इंग्लैंड तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स में जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी से तैयारी पूरी। आप देख रहे हैं और अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। एलजेपी सांसद अरुण भारती का बयान, बिहार की अगली 2 से 2.5 दशकों की राजनीति तय करेगा नव संकल्प महासभा। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा है कि पार्टी की ओर से 2 प्रमुख योजनाओं के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें एक है नव संकल्प महासभा, जिसका उद्देश्य बिहार की राजनीति की आगामी 2 से 2.5 दशकों की दिशा और स्वरूप तय करना है। उनको कहा गया है कि इस कार्यक्रम के तहत हम ऐसे युवाओं की पहचान भी कर रहे हैं जो आने वाले 2.5 से 3 दशकों तक बिहार की राजनीति का नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसे नेता जो न केवल जनता की आकांक्षाओं को समझे बल्कि राज्य को विकास की दिशा में आगे भी ले जा सके। देखिए, हमारी पार्टी का कार्यक्रम 2 योजनाओं के तहत चल रहा है। एक है नव संकल्प महासभा, जहां बिहार की राजनीति अगले 2 दशक 2.5 दशक बिहार की राजनीति कैसे चलेगी उसकी दशा और दिशा तय होनी है। ऐसे में आने वाले समय में कौन युवा हो सकता है जो बिहार की राजनीति को इतने लंबे अरसे तक 2, 2.5, 3 दशक तक लेकर के चल सके, बिहार को बिहारियों को लेकर के चल सके। इन योजनाओं को लेकर के हर प्रमंडलीय स्तर पर चिराग पासवान जी हमारे नेता, जिनको मैं चाहता हूं कि बिहार आकर के बिहार में बड़ी जिम्मेदारी निभाएं। प्रभारी होने के तौर पर जिस जिले, प्रखंड, पंचायत, गली मोहल्ले जहां भी गया हूं, सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार आकर के बिहारियों के लिए बड़ी जिम्मेदारी संभालें। उसके तहत हर प्रमंडलीय स्तर पर हमारा जो कार्यक्रम है वो चिराग पासवान जी को कैसे जनता का आशीर्वाद मिल सके, जनता उनकी बातों को, उनकी विचारधारा को, उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में जानकर उनको आशीर्वाद देती हर प्रमंडल स्तर पर चली जा रही है, चाहे वो शाहाबाद हो या छपरा हो। और जो आने वाले समय में हमारे कार्यक्रम है बहुजन भीम संकल्प समागम, इसी एक दूसरे उद्देश्य के तहत हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहां पर आप याद कीजिए पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में आज के दिन में 1980-90 का दशक पकड़िए, जब बहुजन के बड़े लीडर हुआ करते थे, चाहे काशीराम जी हो, मायावती जी हो, सोनेलाल पटेल हो, मुलायम सिंह यादव हो, बिहार में हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, लालू जी जिनकी अब तबीयत बहुत ख़राब है, नीतीश कुमार जी, उनकी भी उम्र हो चुकी है, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उम्र तो हो ही चुकी है। ऐसे में ऐसा कौन युवा, बहुजन युवा है जो इस राजनीति को आगे दशा और दिशा दे सकता है, इसके जिनके नेतृत्व में बहुजनों को इकट्ठा करके इस राजनीति को और बल दिया जा सके। ऐसे में इन 2 उद्देश्यों के तहत ये 2 अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी बिहार में अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम होते रहेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम का बयान कि तमिलनाडु की जनता AIADM के बीजेपी गठबंधन को नकारेगी। कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदम्बरम ने AIADM के नेता एडापी के पलानीस्वामी पर निशाना साधते हुए कहा कि श्री पलानीस्वामी को सपने देखने का अधिकार है, लेकिन तमिलनाडु की जनता उनके गठबंधन को खारिज कर देगी। उन्होंने कहा कि AIADM के और बीजेपी के बीच बना गठबंधन राज्य के लोगों को स्वीकार नहीं, क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने लगातार बीजेपी को नकारा है। कार्ति चिदम्बरम ने दावा किया कि आने वाले चुनावों में ये गठबंधन पूरी तरह से असफल रहेगा। Mr. Edappadi Palaniswamy has a right to daydream. The people of Tamil Nadu will reject his alliance because they don't approve of the alliance between the ADMK and the BJP. And the BJP will be a rejected party in Tamil Nadu, and Mr. Edappadi Palaniswamy can have as many daydreams as he wants about his fantasy of becoming the Chief Minister of Tamil Nadu again. And he must remember that he has never won an election to become Chief Minister. He only became a Chief Minister by accident of history because of the victory of Jayalalitha and her untimely demise. So he has had a series of electoral defeats, and he will have another electoral defeat in 2026. So, Aditya, your opinion, sir? See,
custodial death is brutal, and the custodial death of Ajit Kumar in Tirupavunam is dastardly, and this is a fallout of the colonial legacy of our police force. This is not a critique of the present government or of the previous government. Unless and until we change the cultural mindset and a complete retraining of the entire police force is taken, this will not stop. What happened to Benix and Jay Kumar, what happened to Vignesh, what happened to Ajit Kumar will continue. This colonial mindset, this Jallianwala Bagh, General Dyer mindset of the police force must change. The police force continues to behave like a colonial police force. They must modernize and professionalize, and they must have a complete reorientation and a cultural retraining. And a sensitivity retraining has to take place. Right from the DGP to the constable must undergo retraining. Until we have this cultural shift in the mindset of the police force, these kind of brutalities will continue, and there is no point in blaming the governments of the day. This has been happening across governments. It has happened in this government, it has happened in the previous government, and there is no reason why it won't happen in the next government if there is no retraining and a complete reorientation of how the police interact with the public and undertake professional methods of solving crimes instead of indulging in these kind of brutal third degree methods. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत इंग्लैंड तीसरा टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने लॉर्ड्स में डाली प्रैक्टिस की धारदार गेंदें। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में अभ्यास सत्र के दौरान अपनी गेंदबाजी का दम दिखाया। यह तैयारी भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच के लिए की गई। टीम इंडिया के अभ्यास सत्र में कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज सहित कई प्रमुख खिलाड़ी मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने नेट्स में जमकर पसीना बहाया और रणनीतियों को अंतिम रूप देने की कोशिश की। Good fun. क्या आपने ईश्वरन करुण नायर रिपीट कर भाई हाथ से ही उधर चला गया।
5 stops आए हैं। Second cycle. For the line. Good fun. क्या आपने Iswaran. करुण नायर रिपीट कर और अब अगली खबर। हरियाणा में बीपीएल कार्ड घोटाले का आरोप दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा दावा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा सरकार पर बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वाले कार्ड घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदेश के 75% आबादी को बीपीएल श्रेणी में शामिल कर दिया गया। हुड्डा के अनुसार 2022 में राज्यों में बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या 27 लाख थी, लेकिन 2024 चुनावों तक ये संख्या बढ़कर 51 लाख हो गई। उन्होंने दावा किया है कि सिर्फ पिछले 3 महीनों में ही 6,05,000 बीपीएल कार्ड रद्द किए गए, जिसमें लगभग 25 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हरियाणा में एक बहुत बड़ा बीपीएल कार्ड घोटाला उजागर हरियाणा में हुआ है। आज आपके माध्यम से इस घोटाले के बारे में सारी बात प्रदेश की जनता के सामने हम रखना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले भी कहते रहे कि हरियाणा में चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय 75% हरियाणा की आबादी बीपीएल के अंतर्गत ले ली गई थी। हरियाणा के बीपीएल कार्ड होल्डर, क्योंकि ये परिवार का कार्ड है, की संख्या 2022 में 27 लाख थी, लेकिन आज तक के देश के इतिहास में सबसे तेजी से बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या में वृद्धि हुई और चुनाव के समय ये 27 लाख से बढ़कर 51 लाख पहुंच गई। ये संख्या लगभग दुगनी केवल 2 वर्षों में, 2022 से 24 तक। यहां तक कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 6 लाख परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए गए। कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे परिवार जो पात्र नहीं भी थे सरकार की इन योजनाओं के लाभ के, लेकिन वोट के लिए प्रलोभन देने की दृष्टि से ये कार्ड बने, क्योंकि अब जो घोटाला सामने आ रहा है, लगातार हर महीने लाखों बीपीएल कार्ड अब काटे जा रहे हैं। पिछले 3 महीने में, इस महीने की सूची कल आई सामने, 3 महीने में पिछले हरियाणा में 6.5 लाख के लगभग बीपीएल कार्ड काटे गए हैं, यानी कि 25,44,000 लोगों के बीपीएल कार्ड कटे हैं पिछले 3 महीने में। और अब अगली खबर। बिहार में 9 जुलाई को चक्का जाम का ऐलान, कांग्रेस विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान का आरोप, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर कर रहा है गड़बड़ी। आरजेडी कांग्रेस ने बिहार में 9 जुलाई को चक्का जाम का विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। कांग्रेस विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान ने कहा कि चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए, वो भारतीय सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है।
वे केवल सहयोग नहीं कर रहे बल्कि गड़बड़ी भी कर रहे हैं। उन्हें चुनाव आयोग का कार्यालय बीजेपी कार्यालय के साथ खोलना चाहिए। बिहार में एक महीने में 8 करोड़ लोगों की गिनती और नामांकन असंभव है। ये एक धोखा है। बिहार बंद का ऐलान इसलिए किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रखने वाले लोग, जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं, कि इंडिपेंडेंट बॉडी भारत सरकार के साथ मिलकर के काम कर रही है और उनके साथ ये कोई संयोग नहीं है कि उनके साथ न मिलकर काम करे बल्कि बेईमानी कर रही है। उनको अपना दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के साथ खोल लेना चाहिए। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के मामले में जो सवाल अपोजिशन ने किया, उस सवाल का आज तक जवाब नहीं है। जिस तरह के जवाबात इलेक्शन कमीशन दे रही है, वो जवाब देश के और समाज के हित में नहीं है। बिहार में आप एक महीने के अंदर 8 करोड़ आदमी की गिनती कर लीजिएगा, उसको इलेक्टोरल रोल में दाखिल कर दीजिएगा। ये पॉसिबल नहीं है। तो एक छलावा है, एक शगुफा है। उसके खिलाफ हमारे राहुल गांधी जी, जो कि योद्धा की तरह रहते हैं, हर अन्याय के खिलाफ वो आते हैं, बात करते हैं, प्रतिकार करते हैं, सवाल खड़े करते हैं। और पूरा महागठबंधन, तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएम, तमाम लोग बिहार में चक्का जाम करेंगे। हम अपील करते हैं लोगों से कि यह जो अन्याय हो रहा है इलेक्टोरल रोल के मामले में, ईसी के द्वारा अन्याय होने वाले अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करें और सड़क पे आए। राहुल गांधी भी इसमें शिरकत करेंगे। राहुल गांधी जी बिल्कुल शिरकत करेंगे, मुस्तैदी के साथ शिरकत करेंगे। और मैंने कहा नहीं कि राहुल गांधी जी हर उस बात पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है, उसके खिलाफ, अन्याय खिलाफ राहुल गांधी वाहिद आवाज है देश भर में, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और करते रहते हैं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? आज जो गोपाल खेमका जो किए। और अब अगली खबर। यूपी मंत्री अनिल राजभर ने चंगुर बाबा गिरोह की संपत्तियों के ध्वस्त होने पर बयान दिया। यूपी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि चंगुर बाबा ने धार्मिक परिवर्तन के जरिए अपार संपत्ति कमाई है और कई महिलाओं की जिंदगी तबाह की है, जो लगभग देशद्रोह के समान है। इस गिरोह में 18 लोगों के नाम शामिल है, जिनमें एक पूर्व मंत्री भी है। उनका नेटवर्क 40 देशों तक फैला हुआ है और ये देश के खिलाफ एक साजिश है। किस तरह से इस पूरी कार्यवाही को आप देखते हैं? देखिए, जलाउद्दीन उर्फ छांगुर बाबा धर्म परिवर्तन कराकर अकूत संपत्ति उसने कमाई है और मुझे लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है। गलत तरीके से संपत्ति कमाना और धर्म परिवर्तन, बेटियों बहनों के जीवन को बर्बाद करके जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। तो इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है और बुलडोजर कार्रवाई सरकार कर रही है। अभी आप देखते जाइए, अभी तो 18 लोगों के नाम सामने आए हैं। कोई पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, एक धर्म विशेष के मंत्री का, और भी पता नहीं कितने लोग शामिल इसमें होंगे। अभी भी पता नहीं कितनी संपत्ति का पता लगना है। 40 देशों का नेटवर्क, और जिस तरह से देश के खिलाफ ये घिनौनी साजिश देश की सीमा के बाहर से हो रही है, उसका भी एक उदाहरण है। ये सरकार ने पहले कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो रही है। ये पौधारोपण का कार्यक्रम है, एक पेड़ माँ के नाम, लगभग काफी करोड़ का इस बार का टारगेट है। हालांकि इस पे विपक्ष का कहना यह, खास करके अजय राय ने कहा कि पिछले साल सरकार ने 35 करोड़ पेड़ लगाए थे, वो पेड़ कहाँ गए, या उससे पहले जो लगाते हैं वृक्षारोपण के नाम पे, वो सब कहाँ चला जा रहा है, वो पेड़ कभी नजर क्यों नहीं आते? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का अभियान शुरू किया और आज पूरा देश उसका अनुसरण कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण कराकर उस अभियान को सार्थक बनाने का काम किया है। हर वर्ष उत्तर प्रदेश
कि सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाती है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे जो ग्रीन क्षेत्र है, हरित क्षेत्र में एक भारी वृद्धि देखने को हमें मिली है। लेकिन जनता से भी हम लोग अपील करना चाहते हैं कि सरकार का कोई भी नारा तब चरितार्थ होता है, तब सफल होता है, तब सार्थक होता है जब जनता अपने आप को उसमें भागीदार बनाती है, जनता अपने आप को उसमें जोड़ती है। और इसीलिए ये निरंतर इस कार्यक्रम को हम चलाते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चलाती है। ये कांग्रेस के बस की बात नहीं है कि कभी समाज को बचाने का, धरती को बचाने का काम करे। ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा ही नहीं है। तो अजय राय को क्या जानकारी होगी? अजय राय को कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ नकारात्मक बात करने के अलावा कांग्रेस पार्टी को कुछ आता ही नहीं। तो अजय राय से हम लोग क्या उम्मीद करें? उनके नेता से हम लोग क्या उम्मीद करें? लेकिन सरकार हमेशा इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं कि पूरे दुनिया में उन्होंने पूरे दुनिया के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए, धरती माँ की सेहत को ठीक करने के लिए आज उनके नेतृत्व में पूरे दुनिया की को इस ग्लोबल जो वातावरण खराब हुआ है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भारत ने लिया है। भारत इसकी अगुवाई कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो इतना बड़ा काम देश के अंदर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जनता से अपील करना चाहते हैं कि लगातार जो सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार जो इस क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है, उसमें आप सब लोग अपने आप को भागीदार बनावें, तब जाकर ये नारा चरितार्थ होगा, ये अभियान पूरा होगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विपक्ष चुनाव आयोग से बिहार में विशेष संशोधन पर सवाल उठाता है कि तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक और सलाहकार तहसीन पूनावाला ने कहा कि पूरा विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है कि बिहार में इस समय विशेष संशोधन क्यों किया जा रहा है। पिछला विशेष संशोधन 2003 में हुआ था, जो लोकसभा चुनावों से 1 साल और बिहार विधानसभा चुनावों से 2 साल पहले था। पूरा विपक्ष एक होकर माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछ रहा है कि इस वक्त स्पेशल रिवीजन की क्या जरूरत है बिहार के अंदर। पिछली बार जब ये करवाया गया था 2003 था, यानी कि लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले और बिहार चुनाव के 2 साल पहले किया गया। अब हम जानते हैं कि अधिकतर हमारे बिहार के भाई बहन अन्य राज्यों में जाते, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, नौकरी करने। 11 दस्तावेज, 11 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। कहाँ से लाएगी वे? अगर वे महाराष्ट्र में, उदाहरण के तौर पे कर्नाटका में, बिहार जाके वो स्पेशली अपने आप को प्रस्तुत करते हो, 11 डॉक्यूमेंट्स देंगे। हम जानते हैं इस वक्त बिहार के अंदर बाढ़ आ रही, कुछ एरियाज है जो नेपाल के साथ जो बॉर्डर में, वहाँ पे फ्लड्स आते हैं, वो लोग माइग्रेट करते, उनके पास 11 डॉक्यूमेंट्स कहाँ आएंगे? 11 डॉक्यूमेंट्स पहले कहाँ लिए गए थे? आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जबकि यहाँ पर पुणे के अंदर जब मेरा इलेक्शन कार्ड बना तब वहाँ पर आधार कार्ड दिया गया। बिहार के अंदर माननीय तेजस्वी यादव जी की पत्नी के लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया गया, तो अब आधार कार्ड को एक्सक्लूड क्यों कर रहे? आधार कार्ड को एक्सक्लूड कर रहे तो आधार कार्ड को बैंक के साथ क्यों जोड़ रहे? वोटर ID के साथ क्यों जोड़ना चाहती थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और टेलीफोन के साथ क्यों जोड़े? जहां वहां आधार कार्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे केस के अंदर माननीय केंद्र सरकार ने कहा आधार कार्ड को हम कंपलसरी कर रहे। कंपलसरी करें तो वोटर के आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार का आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सब आपके पास गवर्नमेंट नोटिस का है, वो GR नहीं दिखा रही है। कैसे एडवर्टाइजमेंट कर रही है? दस्तावेज दे रही है, अखबार के अंदर एडवर्टाइजमेंट देकर उसके माध्यम से आप बिहार के लोगों को कह रहे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडवर्टाइजमेंट पर चलेगी? और जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछते हैं, उसका बचाव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। और इसके पहले जो माननीय इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब भी उनसे सवाल पूछते तो ट्रक पे जो शायरी होती है वो शायरी वो बोलते। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना जो संवैधानिक पद है, जो संवैधानिक कर्तव्य है, उसको निभाए, विपक्ष को वो जवाब दे, बताए कि इस वक्त इतने जल्दबाजी में क्यों करना चाहते, जब 2003 में हुआ था बिहार के अंदर, और क्या बदलेगा। और कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा होता है, जहां पर भाजपा के कैंडिडेट जहां जीतते
वहां पे वोट बढ़ जाता है, जहां माननीय अरविंद केजरीवाल जैसे हार गए वहां वोट कम हो जाता है। ये जादू ऐसे कैसे होता है, उसका भी थोड़ा जवाब दे दे। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर मुहर्रम जुलूस को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर मुहर्रम जुलूस को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने स्लाइड शो दिखाते हुए अनुचित गतिविधियों का दावा भी किया है। এর কনক্লুশন এটা দেখবেন আপনারা, দেখার পরে ফাইনাল কনক্লুশন হচ্ছে ইসকনের এক প্রভুর ডোম জুড়ে উল্টো রথযাত্রার রক্ত। দিস ইজ দ্য কনক্লুশন অফ দিস ইয়ার মহরম 2025, patronized by the Mamata police and supported by the Trinamool Congress। এই হাই অ্যাপিজমেন্ট এবং হিন্দুদের উপর অত্যাচার। আর মালদা তো আমি আপনাকে দেখাবো, লক্ষ্মীপুর তো আজকেও ওখানে ঘটেছে এবং বিজেপির মন্ডল প্রেসিডেন্টের বাড়ি ভেঙেছে, পুলিশ গিয়ে আবার টালি লাগিয়েছে। প্লিজ মুসলিম লীগ 2। ফাইন্যান্সের জন্য হচ্ছে কমপ্লিটলি মুসলিম লীগ টুগের সরকার, মোহাম্মদ আলীর জিন্নার স্বপ্ন ও সুরাবুর্দি স্টাইল এখানে চলছে। তো কমপ্লিটলি, তো এর মধ্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই, এর মধ্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। এখানকার অ্যাপিজমেন্টের লেভেল ওমর আবদুল্লাহর অ্যাপিজমেন্টকেও ছাড়িয়ে গেছে জম্মু কাশ্মীর। আমি তো আপনাকে ছবি দিয়ে, তথ্য দিয়ে, ভিডিও দিয়ে দেখাচ্ছি কি ঘটেছে। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग समिति के सदस्य और सांसद मनन कुमार मिश्रा ने दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज में कई हुई कथित गैंगरेप घटना को लेकर कहा कि एफआईआर में छेड़छाड़ स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर के सामने भी कोई जवाब नहीं था। हमें लगता है कि असली दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है। पुलिस आम व्यक्ति के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती। मिश्रा ने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार से मिलने की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने राज्यों में एक स्वतंत्र जांच समिति बनाए जाने की मांग की और कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। वो एकदम ऑब्वियस है। आपके सामने कैमरा है, मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आप दिखा सकती हैं। आप देख लें एफआईआर में जिस ढंग से टैंपरिंग किया गया है वो सामने है सबके, आप दिखा सकती हैं। ये देखें आप, यहाँ पे कोई नाम लिखा था एक्यूज्ड का, इसको अब काट के इरेज कर दिया और यहाँ जे लिख दिया। इसी तरह से आप देखिए यहाँ जीएस लिख दिया, किसी का नाम था। तो ऐसे ही है। तो ये इरेजमेंट क्यों हुआ इसका कोई जवाब, जब हम लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले तो इसका कोई जवाब नहीं था। तो ये ऐसा लगता है कि जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको बचाने के लिए, उनको सीन से गायब कर देने के लिए इस ढंग का काम किया। आप बोल रहे कि कोई बहुत ही बड़े आदमी का इन्वॉल्वमेंट है?
हम लोगों को तो देखिए, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा रिस्क अगर कोई पुलिस अथॉरिटी लेती है तो निश्चित तौर पे कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, उसको बचाने के लिए तो ऐसा किया गया होगा। किसी छोटे मोटे आदमी के लिए तो इतना बड़ा कदम नहीं ले सकती है पुलिस, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। अब आप ये भी कह रहे हैं कि आप लोग फैमिली से मिल नहीं पाए, विक्टिम से नहीं मिलने दिया गया हमें। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, एक नंबर भी दिया गया तो वो लगता है कि फेक नंबर था, उस पर कोई रिस्पॉन्स हम लोगों को नहीं मिला। वहाँ हम लोगों को जाने का हम लोग ये सोचते थे कि वहाँ जाने से असलियत सामने आएगा, विक्टिम दबाव में है, उसके परिजन लोग दबाव में हैं, या वो सही बयान दे रहे हैं, सही कल्प्रिट कौन है, ये इरेजमेंट इसका नॉलेज उनको है कि नहीं है। तो ये बातें हम लोग जानना चाहे, लेकिन हम लोगों को अलाउ नहीं किया पुलिस ने वहाँ जाने को। सर, ये पहला मामला ये से पहले संदेश खाली, उसके बाद आर्जिकर मेडिकल कॉलेज, ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दुख की बात है कि महिला सीएम भी वहाँ पर है। लगा तो कोई महिला सीएम जरूर हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति उनको संवेदना नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है। महिलाओं के साथ ही ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं गांव में, शहर में। जो टीएमसी के दबंग लोग हैं, जब जिसके साथ चाहें वो रेप कर लें, कि कोई महिला वहाँ सुरक्षित नहीं है, कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में। अब आप इस पूरे मामले पर क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि टैंपरिंग में की भी एक जांच हो, क्या पूरा एक इस पर्टिकुलर घटना के बारे में आप पूछ रही हैं, तो हमारा है कि एक इंडिपेंडेंट एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि सही तथ्य सामने आए। और वेस्ट बंगाल एज ए होल को देखना चाहती हैं आप, तो मुझे नहीं लगता है कि ममता जी के नेतृत्व में वहाँ एक सरकार बनना, अभी तक बने रहना उचित नहीं है। वहाँ पे कुछ न कुछ प्रेसिडेंट रूल जैसा कोई न कोई एक कदम सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर उठाना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने से भारी तबाही, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जताई चिंता। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राज्य में हाल ही में आई भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से हुई व्यापक तबाही पर कहा कि सेराज क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है, धर्मपुर क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है और कई लोगों की जान गई, कई घर और गौशालाएं तबाह हो गई, कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। नचन क्षेत्र में एक परिवार के लगभग 9 सदस्य संभवतः मारे गए हैं। कारसोग क्षेत्र में भी काफी नुकसान हुआ है। मैंने वहां जाकर स्थिति देखी। विक्रमादित्य सेराज में है और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद है। वे स्थानीय लोगों से मिलकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और सरकार से मदद की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे सराज क्षेत्र में बहुत भारी नुकसान हुआ है, उसी तरह से धर्मपुर क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है। बहुत जानें चली गई, बहुत लोगों के मकान और गौशालाएं चली गई, बहुत लोग उसमें दब गए हैं। वैसा ही नाचन क्षेत्र में भी एक परिवार के कई सदस्य चले गए हैं, 9 सदस्य शायद एक ही परिवार के चले गए हैं। और उसी तरह से हमारा करसोग क्षेत्र भी अछूता नहीं है, वहां भी बहुत नुकसान हुआ है। मैंने वहां पर जाकर दौरा किया क्योंकि विक्रमादित्य सराज का दौरा कर रहे थे। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वहां पर है, वो भी उस क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं, सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो भी सरकार से मदद करवानी है उसके लिए वो सभी के साथ संपर्क में है। तो करसोग में भी मैंने देखा कि वहां भी जितने भी वहां नाले हैं, जो लोग वहां पर बसे हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है और उनकी भूमि चली गई, उनकी गौशालाएं चली गई। 2-3 जानें भी गई हैं जिनका अभी भी नहीं मिल पाई उनकी बॉडीज। लोग चाहते हैं कि उनकी बॉडीज किसी तरीके से मिल जाती। उसमें डॉग स्क्वाड भी वहां पर है, पुलिस भी तैनात है, आर्मी भी वहां पर तैनात है और सब तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बॉडीज अगर मिल जाती तो हम उनके अंतिम संस्कार के लिए वो बॉडीज परिवार को दे पाते। पर अभी तक उनकी बॉडीज मिल नहीं पाई, केवल एक बॉडी मिली है और उस कार्य को भी लोग बड़ी तीव्रता से कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा नुकसान वहां पर आईपीएच विभाग का, जो गांव को जोड़ती थी पानी की नालियां, वो सारी अवरुद्ध हो गई है। अब लोगों को पीने के पानी की भी समस्या आ रही है। लोगों ने वहां टैंकर का प्रावधान किया है। जो लोग जन सेवा में जुटे हैं उन्होंने वो टैंकर के द्वारा लोगों को अब पानी दे रहे हैं। पर मैं उस स्थान पे भी गई थी जहां ये पीने के पानी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। वहां पर सारा आईपीएच विभाग और सभी अधिकारी,
कर्मचारी सभी वहाँ पर रात दिन काम कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उन लाइनों को जोड़ें और पीने का पानी लोगों को उपलब्ध हो। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब रोडवेज पनबस अनुबंधित कर्मचारी यूनियन ने दिया सरकार को झटका। प्रदेश भर में हड़ताल शुरू। पंजाब रोडवेज पनबस अनुबंधित कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान जोध सिंह ने बताया कि राज्य भर के सभी अनुबंधित कर्मचारी मंगलवार को हड़ताल पर चले गए। उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पिछले सप्ताह सरकार को अंतिम चेतावनी दी गई थी, लेकिन न तो सरकार ने कोई जवाब दिया और न ही कोई कार्रवाई की, इसलिए मजबूर होकर हमें हड़ताल पर जाना पड़ा। जोध सिंह ने बताया कि सरकार की उदासीनता के कारण हड़ताल का फैसला लिया गया है और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल के कारण प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। आज हमारा जो पंजाब के सभी बस मुलाजिम हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने आज पहले सरकार को एक महीना पहले अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार ने कोई उनकी बात ना मानी और ना सुनी। डायरेक्टर साहब ने एक मीटिंग की थी हमारे साथ, उसमें कोई शिट्टा नहीं निकला। और आज सभी जो मुलाजिम हैं, 27 डिपो हैं हमारे PRTC पनबस के, पंजाब रोडवेज के, सभी जो मुलाजिम हैं, तकरीबन आज 7,500 मुलाजिम जरा वो हड़ताल पर चला गया। ये 3 दिन की है, 9, 10, 11 की। आज हम यही सभी डिपो में हड़ताल करेंगे और कल का जो प्रोग्राम है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री है CM साहब, उनकी रहस्य पर वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आज हम जरा आज सभी देश की हड़ताल भी है, देशव्यापी हड़ताल, उसमें भी शामिल हैं और हमारी जरी अपनी हड़ताल है पनबस और PRTC की, वो 3 दिन रहेगी, जारी रहेगी। जो 9 तारीख की आज हड़ताल है, ये तो सभी की है, जो जितनी भी ट्रेड यूनियन है, किसान जथेबंदियाँ हैं, हमारी जो जितना जो भी ट्रांसपोर्ट है पंजाब की, ये तो केंद्र सरकार के भी खिलाफ है और हमारी जो हड़ताल है केंद्र सरकार के भी खिलाफ है और पंजाब सरकार के भी खिलाफ है। यात्रियों से हम तो माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि यात्रियों के लिए ही हड़ताल की है हमने, क्योंकि सरकार जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो आम आदमी सरकार है, पहले तो बहुत वादे इन्हें किए कि हम बसें डालेंगे, सभी मुलाजिमों को पक्का करेंगे, हमारा जो हरा पेन है सबसे पहले जो ठेके पर रखे गए मुलाजिम हैं उन्हीं पर चलेगा। लेकिन ज्यों का त्यों है, जैसे पहले सरकारें करती थी, ये भी सरकार उसी तरह मुलाजिम कच्चे हैं और रोज़ हड़तालें हो रही हैं। बसें हमारे पास नहीं है, जो बसें हैं उनकी हालत देख सकते हैं, बहुत खस्ता है। जो डिपो की भी हालत देख सकते हैं, बहुत खस्ता हाल के डिपो हैं, पानी खरा है और पहली सरकार से भी जरे हालात है बदतर हो चुके हैं, जिसके रोस वजह हम जो हड़ताल पर जा अगर मांगे नहीं मानी जाती, आज जो प्रशासन है वहाँ का, वो हमारे गालबात में चल रही है गालबात वहाँ, अगर आज मीटिंग करके कोई हल ना निकाला और कल CM की रहस्य पर धरना देंगे, वहाँ जेकर हमारे साथ कोई दिक्कत की जाती है तो जरी हड़ताल है अनिश्चित समय के लिए करने के हम मजबूर होंगे। आइए अब देखते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में आजाद मैदान में शिक्षकों के प्रदर्शन में शामिल हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार। मुंबई के आजाद मैदान में चल रहे शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर अपनी एकजुटता जाहिर की। शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर यह प्रदर्शन जारी है, जिसमें पवार की मौजूदगी ने आंदोलन को नया बल दिया है। गेल्या काही दिवसापासून न्याय मागणीसाठी दुर्दैवाने तुम्हाला संघर्ष करण्याची आज वेळ आलेली आहे। शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी हे महाराष्ट्राच्या प्रशासनाचे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत। त्यांना सन्मानाने जगण्याची भूमिका ही राज्यकर्त्यांनी घेतली पाहिजे आणि ती घेतल्याच्या नंतर समाजाची सेवेची जबाबदारी आहे। शिक्षकांच्या माध्यमातून ज्ञानदानाची असेल,
शासकीय ऑफिसमध्ये काम करणारा चतुर्थ किंवा तृतीय श्रेणीचा कर्मचारी असेल, त्याच्यामार्फत प्रशासकीय सेवेचं काम असेल, जे काम त्यांच्याकडे येतं त्या कामातून जनतेला, विद्यार्थ्यांना, विद्यार्थिनींना सन्मानजनक वागणूक आणि आधार ही देण्याची जबाबदारी तुम्हा घटकांची आहे. आणि ज्यावेळी तुमच्या जबाबदारी आहे त्यावेळी राज्यकर्त्यांची ही जबाबदारी आहे की राज्याच्या प्रशासनामध्ये मग ते शैक्षणिक क्षेत्र असो, प्रशासकीय क्षेत्र असो, तिथे जर असतो त्याला सन्मानानं जगण्याची संधी ही त्यांनी द्यायलाच हवी. आणि हा दृष्टिकोन आम्ही लोकांनी नेहमी स्वीकारला. तुम्हाला लोकांना माहीत नसेल पण एकदा. अब देखते हैं अगली खबर। चेन्नई में ट्रेड यूनियन हड़ताल के बावजूद बस सेवाएं सामान्य रूप से जारी है। चेन्नई में मंगलवार को ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलाई गई हड़ताल का सार्वजनिक परिवहन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। शहर में बस सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रही और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। प्रशासन ने पहले से की गई तैयारियों के चलते स्थिति को नियंत्रित बनाए रखा।
बढ़ते अगली खबर की ओर। रांची में भारत बंद के दौरान CMPDI मुख्यालय के बाहर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। देशव्यापी भारत बंद के तहत मंगलवार को रांची में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए श्रमिक अधिकारों की बहाली और रोजगार सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। बेचना बंद करो, इंडिया को बेचना बंद करो, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश का मजदूर एक है, इंडिया का मजदूर एक है, CMPDI का मजदूर एक है। नहीं चलेगी, कानून वापस लो, कानून वापस लो, कानून वापस लो, इंडिया का मजदूर एक है, मजदूर एक का जिंदाबाद, जिंदाबाद, एक का जिंदाबाद, 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 कानून वापस लो, वापस लो। परिवर्तन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, परिवर्तन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और अब देखते हैं अगली खबर। बिहार में महागठबंधन के बिहार बंद में शामिल हुए राहुल गांधी मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ किया विरोध। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को बिहार में महागठबंधन द्वारा आयोजित बिहार बंद रैली में शामिल हुए। ये बंद राज्यों में चल रहे मतदाता सूची संशोधन अभियान के विरोध में बुलाया गया था। राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह वोट चोरी हुई, उसी तरह की साजिश बिहार में भी रची जा रही है। ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। महागठबंधन ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में विपक्ष समर्थक वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे, जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। स्वागत करता हूं। इंडिया गठबंधन के जो सीनियर नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, बाकी पार्टियों के जो नेता हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूं। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया।
21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए, गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ पे वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहां पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है, यहां लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए। और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए। और अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शिवा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच